अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सुबह बखैर। अच्छा, अभी आप पूछ रही थी हुमा कि रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए। वो तो रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन मैं हर्ट ठीक है। क्या हम सारे हर्ट हुए? पता नहीं, मतलब कल जो इंडिया ने आयरलैंड के साथ कर दिया है ना, और आयरलैंड देखो ना, लगता था कि चुप चुपीते वो ना जी हजूरी करके 100 से नीचे पे ही आउट हो गए। हमें क्यों देते हैं सारे टफ कंपटीशन? जी, ये वही टीम है जिसके साथ अभी हम एक पूरी सीरीज करके आए हैं, और वैसे तो हमने ठीक ही किया था, लेकिन मसा ठीक किया था। तो इधर देखो जरा इंडिया आयरलैंड में क्या हो रहा है। हाँ, मतलब क्या ही हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। अच्छा चलें, क्या ही हुआ के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जी कल हुआ, और इंडिया ने आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। और आयरलैंड की टीम जो है वो उन्होंने पहले खेला और 96 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर इंडिया ने ये सब कुछ किया, मार्का मार दिया। इन देयर 13th ओवर इंडिया मैच जो है वो लपेट के घर जा चुकी थी। थैंक यू खत्म हो गया था। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, हदफ के 13वें ओवर में जैसे आपने बताया कि ये हदफ हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 52 रन की इनिंग खेलकर रिटायर्ड हर्ट हुए। रोहित शर्मा ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली युगांडा की टीम ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से हराकर पहली कामयाबी भी हासिल कर ली है। सो या ज़बरदस्त, बेहतरीन, युगांडा को मुबारक हो। और पापुआ न्यू गिनी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर्स में 77 रन पर आउट हुई और 78 रन का हदफ युगांडा ने 10 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। रियाजत अली 33 रन बनाकर नुमाया रहे। तो या I don't know why, जिस तरह आपने बताया तो मुझे लग रहा है ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच इनका युगांडा और पापुआ न्यू गिनी का था, क्योंकि उधर तो मैच पड़ा ही नहीं, तो वो तो वन साइडेड कॉन्टेस्ट ही हो गया। एक और हमारे पास खबर ये है कि चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर पाकिस्तान टीम का क़याम स्टेडियम के करीब करा दिया गया है। अब ये बड़ी खबर है, मुझे नहीं पता था कि ये पहले जहां रुक रहे थे वो होटल ही स्टेडियम से 90 मिनट दूर था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। मतलब हु प्लान्ड इट? ये सवाल उठता है ना कि व्हाई डज द चेयरमैन हैव टू बी अराउंड फॉर थिंग्स टू वर्क आउट सेंसिबली। किसने डिसाइड किया था कि जाओ 1.5 घंटा दूर उनको उधर फेंक दें? मतलब अगर आईसीसी ने किया था तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। नहीं, और अगर आईसीसी ने भी किया तो हम अभी तक सो रहे थे। हमने ये पता नहीं किया था कि हम ठहर किधर रहे हैं। ये अजीब बात है ना, प्लेयर्स को टेंशन देने वाली बात होती है। मतलब अब तो है, खैर 5 मिनट दूर है जिस होटल में अब स्टे इनका करवाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूयॉर्क में 9 और 11 जून को 2 मैचेस खेलने हैं, और आईसीसी से रब्ता करके एक्चुअली हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इवेंट के मुंतज़मीन को पाकिस्तान टीम का होटल तब्दील करने पर कायल किया, और इंडियन क्रिकेट टीम ऑलरेडी न्यूयॉर्क में ग्राउंड से सिर्फ 10 मिनट दूरी पर ठहर रही थी, लेकिन हम जो हैं 90 मिनट्स अवे थे, क्योंकि हम ना पूरी सी अमेरिका टिकट लेके गए हुए और हम अमेरिका देखते देखते पहुंचेंगे। ये हम ऑब्वियसली मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक ही बन जाती है ना फिर ऐसी चीजें। पहले क्यों नहीं याद आता? और हाँ, ये अच्छा है। सोहेल इमरान से पूछते हैं। सोहेल इमरान, दीगर टीमों के होटल्स भी बाय द वे कोई 1 घंटे की मुसाफत पे हैं। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, हमें ज़रा अपडेट देंगे इस मामले की। सोहेल इमरान, अच्छा हमें ये पता है अमेरिका में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 1.5 घंटा दूर रहना, टीम के इतने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, जबकि हमें पता है कि इंडियन टीम जो है वो सिटी सेंटर टाइप में ही, मतलब वो कहीं नज़दीक रह रही है, 10 मिनट दूर। हमें क्यों इस किस्म की ऑप्शंस नजर नहीं आई पहले? जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि आईसीसी और अमेरिकन जो यूएसए क्रिकेट है उनके जो इंतजाम हैं, ये तमाम तर जिम्मेदारी उनकी थी कि उन्होंने टीमों को कहाँ ठहराना। पिछले 3-4 रोज से हम लोग ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, और खासतौर पर श्रीलंकन टीम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उनको ब्रुकलिन में ठहराया गया था, जबकि उन्होंने मैच जो था वो नसाउ काउंटी में खेलना था, जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होना है न्यूयॉर्क में। वो ब्रुकलिन से 1 घंटा 40 मिनट की मुसाफत पे था, और उन्होंने उसी रोज ट्रेवल करना था। और यही वजह कि उनके कप्तान मनिंदा हसरंगा और उनके जो ऑलराउंडर है तीश खाना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लंटली ये तमाम तरह एतराजात उठाए थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम के हवाले से ये पता चला कि पाकिस्तान टीम को भी 90 मिनट की मुसाफत पर ठहराया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम तर इंतजाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं, जिनके ऊपर पहले ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इंतजाम वहां पर अच्छे नहीं है, पिचेस के हवाले से एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। इसी तरह रिहायशी जो सहूलतें हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि मोहसिन नकवी के इल्म में जब ये आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो 90 मिनट की मुसाफत पे है, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम की 10 मिनट की मुसाफत पे है। इससे पहले भी इतराजात उठाए जाते रहे कि इंडियन टीम को जो है वो बहुत ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं, बहुत ज्यादा उनको उनके जो मैचेस हैं वो भी उन्हीं औकात कार, उनके जो वेन्यूज हैं वो भी उनकी पसंद के रखे जा रहे हैं।
तो ये जो सहूलत थी उनको जो 10 मिनट की मुसाफत पे दी गई थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसी चीज को उठाया कि तमाम तर टीमों को यकसा जो है वो सहूलियात मिलनी चाहिए। यही वजह है कि सख्त मौक़िफ़ अपनाने के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम का जो अब होटल है और पाकिस्तान टीम में 2 मैचेस खेलने हैं, बाकियों का मसला तो अभी कायम है। अब होटल चेंज हो गया तो अब क्या नजदीक आ गए? जी डेफिनेटली। अब तो बहुत कम 5 से 7 मिनट की मुसाफिर पे जो बताया गया है वो अब इंडियन टीम से भी नजदीक तरीन जो है वो पाकिस्तान। चलिए बेहतरीन हो गया कि इफ यू पुट अ फुट डाउन इट डिड हेल्प। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। सो पीसीबी चेयरमैन और पीसीबी ने फिर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और बताया कि भाई ये ज़्यादती है और ये गेम के फेयर रूल्स की खिलाफ वर्जी है कि कुछ लोग 1 घंटा 40 मिनट ट्रैवल करके आ रहे हैं और कुछ लोग 10 मिनट में ट्रैवल करके स्टेडियम पहुंच रहे हैं। वो सारा इम्बैलेंस हो जाता है मामला। हो तो जाता है, लेकिन अब क्यों याद आ रहा है मुझे? तो इस बात से मुझे ज़िंदगी में वैसे ही इस बात से तकलीफ है कि एंड मोमेंट पे चीज़ें याद क्यों आती हैं। मतलब ये थोड़ा सा प्रीएम्प्ट भी हो सकता था। श्रीलंका और दीगर टीमों ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिले में इज़हार किया, जनूबी अफ्रीका ने भी। वी वंडर के क्या वेन्यू के इर्द गिर्द इतने होटल मौजूद नहीं है? एक होटल में वैसे 2 टीमें भी ठहर सकती हैं। आपको पता है ना, इंडिया को इस बात पे एतराज़ होता है और पहले भी ये हुआ है कि जहां हम ठहरेंगे तो कोई और ठहर नहीं सकता। तो दिस हैज हैपेंड। अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका तो अपनी कामयाबियों का खाता खोल चुका है। पाकिस्तान इंशाल्लाह आज खोलेगा। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। सो आज की मसरूफियत तो हमारी पता है हमें कि क्या करना है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को यकीन है कि कौमी टीम मेगा इवेंट का आगाज़ फतह के साथ करेगी इंशाल्लाह। और ऑल्दो ये बात अपनी जगह दिलचस्प है कि पहली बार खेलने वाली अमेरिकन टीम अमेरिकन ग्राउंड्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम पहली बार अमेरिकन ग्राउंड्स में परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैच जो है आज डेलिस में खेला जाएगा। अमेरिकी टीम भी इस लिहाज से बड़ी पुरएतमाद है कि इस ग्राउंड पर वो अपना पहला मैच जो है वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। अमेरिकी नायब कप्तान के मुताबिक उनकी टीम जो है वो एरन जोन्स जी, हाँ उनका कप्तान का नाम है एरन जोन्स, और टीम जो है उनकी वो बड़ी कॉन्फिडेंट है और मुस्बत और स्मार्ट क्रिकेट खेलेगी, ये उनका कहना है। और पाकिस्तान की बात करें तो ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हैं। हमें बड़ी टेंशन है उनकी, क्योंकि वो हमारे उन ऑलराउंडर्स में से जो परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, लेकिन आज वो नहीं होंगे टीम में, तो लिहाजा दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतने के लिए खासे पुरअज़म दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखो, वो बात भी जब कर रहे होते हैं तो ही इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट। और कौन किस नंबर पर खेलेगा उन्होंने ये मामला भी क्लियर कर दिया। अब उनका क्या कहना था देखें। एज अ टीम कप्तान मेरा गोल ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। ये नहीं कि कोई नंबर सेट है। किसी भी टाइम कोई भी प्लेयर जाके कि सिचुएशन के हिसाब से आप जाके खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सैम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। हमें पता है कि वो कैसे अच्छा प्लेयर है, अग्रेसिव प्लेयर है, गेम चेंजर प्लेयर है, लेकिन उसको वैसी नॉक नहीं मिल रही जो उसको एक होता है ना गो थ्रू इनिंग्स, वो थोड़ा सा मिस कर रहा है। मुझे हर प्लेयर पर बिलीव है और मुझे शदाब पे उससे ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि वो हमारी वो जो दोनों चीज़ें हैं, वो इवन के तीनों चीज़ें को वो जो है फुलफिल करता है बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में। तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो बॉलिंग है बैटिंग है, हम उस पर रिलाई करते हैं। उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चलें, कॉन्फिडेंस तो हमें नज़र आ गया। इंशाल्लाह वी शुड डू वेल बिकॉज इंडियन कह रही हूँ अमेरिकन टीम अगर देखा जाए तो एक तो उनका कोई उस तरह तजुर्बा नहीं है। सिकंदर बख्त हमारे साथ है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सिकंदर, कल के मैच की पहले बात कर लें या आज के मैच की? नहीं, आज के मैच की। कल जो हो गया वो हो गया और उसमें क्या मज़ीद तारीफें करें अब आप? सिकंदर इमाद हमारे पास है नहीं। और सिकंदर दूसरी बात, हम पहले अपने अपोनेंट की बात कर लेते हैं। हमें अमेरिका से कुछ खास उस तरह तो खौफजदा होना नहीं चाहिए। ये क्या शर्ट पहन के आए हैं आप? टीम, और आपने यूएसए की शर्ट पहन ली। हाँ, और पीछे वो के दिखा रहे हैं, ऊंचा कुचक के दिखा रहे हैं आप। सिकंदर, ये क्या हो रहा है? पहले तो सवाल आपसे है। हाँ, मेरी बेटों ने मुझसे कहा कि आपने वैसे ही हरा देना है अमेरिका को, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी टीम है तो आप कम से कम हमें सपोर्ट ही कर दें। तो मैंने कहा चलो अपने बच्चों के खातिर, इसलिए कि वो वहीं रहते हैं, बच्चे आपकी खातिर पाकिस्तान को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? इज माय क्वेश्चन। ये ऐसे इट शुड हैव बीन वाइस वर्सा। कहते हैं ना जिस थाली में खाते हैं उधर छेद नहीं करना चाहिए। तो मेरे बच्चे इस तरह से बड़े अच्छी बात है, लॉयल हैं। उन्होंने जाहिर है उन्होंने हलफ भी उठाया हुआ है लॉयल्टी का। शुड वी कंसीडर द अमेरिकन क्रिकेट टीम स्ट्रांग कंसीडरिंग कि उनका कोई इंटरनेशनल उस तरह एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ जो कॉन्फिडेंस बूस्टर उनको मिला है वो उन्होंने पहला मैच जो अपना जीत लिया है। ये बताएं। एक्चुअली कल की जो थोड़ा सा मैं कल की पिच के हिसाब से बता रहा हूँ, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए।
ऐसे मैं तो अभी आप लोग ने आईसीसी का जिक्र किया कि जी आईसीसी ने पाकिस्तान को 1.5 घंटे दूर खड़ा कर दिया, ठहरा दिया इंडिया को 10 मिनट के लिए। तो ये काम पहले होते हैं। आप 10,000 लोगों को भेजते हैं टीम के साथ दाएं बाएं, तो ये काम इंटरनेशनल क्रिकेट एक डिपार्टमेंट है जहां पहले जाकिर खान होते थे। वो डिपार्टमेंट अब मुझे नहीं पता कौन देख रहा है। बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं कि भाई आप पहले तो देखें कि जाकर के टीम के अरेंजमेंट्स क्या हैं, प्रैक्टिस क्या है। एक आदमी को पहले भेज देते, वो जाके सारा कुछ देख लेता, वेरी सिंपल। मगर आपने नहीं किया। इसका मतलब है कि भारत की तैयारी हमसे ज्यादा अच्छी है। वैसे तो आईसीसी का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, मगर फिर भी आपको जाकर उधर देखना तो चाहिए था। इंडिया ने किया, इसलिए वो नजदीक ठहरे हुए। और कल की जो पिच थी, यकीन करें अगर ये पिच पाकिस्तान या किसी और मुल्क में होती तो आईसीसी इस पे बैन लगा देता, आपको खत लिखता, वार्निंग देता कि ऐसी पिच आप कभी ना बना। और ये पिच खुद आईसीसी ने बना दी। तकरीबन कोई 10-15 गेंदें तो लोगों के पिच, बिल्कुल यू आर राइट। और पहले जो इससे पहले कह रहे थे आप कि किसी को जाके ऑलरेडी देख लेना चाहिए था। हम भी अभी यही बात कर रहे थे एज इट इज। अब बताइए कि आज के मैच में हमारा क्या लाइनअप होना चाहिए, कौन किस नंबर पर आए, क्या तब्दीली हो, कोई तब्दीली ना हो, कंसिडरिंग इमाद तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे लिए। देखें जो 36 साल इमाद हैं जिनको वापस बुलाया गया, वो तो अपनी पसली की इंजरी से बैठ गए। हमने सबको माशाल्लाह से सब लोगों को रिटायरमेंट से बुलाया, इसलिए हमारे यहाँ तो लड़के हैं ही नहीं। तो अब हमारे पास अब जगह बच गई है, तो ऑब्वियसली शादाब खेलेंगे। और शादाब के लिए कह भी दिया कि वो हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, वो तो खेलेंगे। और आप यकीन करें इन पिचों के पर वो बहुत अच्छा करेगा। आप ये आज लिख लीजिएगा, खासतौर पे जब वो आप वेस्ट इंडीज जाएंगे इंशाल्लाह, जब क्वालिफाई करके आप देखिएगा कि वो ज्यादा बेहतर उधर बॉलिंग करेगा। उनकी बैटिंग जो है वो बहुत ही डाउटफुल है, वो उनको बहुत गलत फहमी है कि मैं बहुत अच्छी, तो वो उनकी जगह आ जाएंगे। अब आजम की जगह कहाँ जाती है ये नहीं पता। क्या आजम विकेट कीपिंग करेंगे या रिजवान करेंगे? बाकी लाइनअप तो वही है। अब मुझे नहीं पता इब्रार को जो सीक्रेट वेपन है उसको आप निकालेंगे, फायर करेंगे उससे या नहीं, अब बिल्कुल उसी को उसी तरह रखेंगे। अब मेरी बात सुने, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इंडिया वाले मैच में तो डायरेक्ट उतारेंगे नहीं। नहीं, उसको छुपा के रखा है, सीक्रेट वेपन है हमारा। हम उसको बिल्कुल कहीं नहीं खिलाएंगे, बस उसको सीक्रेट ही रखेंगे। मतलब इतना सीक्रेट है कि उनकी नहीं, मुझे अब्दुल्ला अभी तक नहीं पता कि एक स्पिनर ले गया इंडिया, 3 ले गया स्पेशलिस्ट, 3 हमने 1 रखा है और उसको भी नहीं खिलाते। उन्होंने एक ऑलराउंडर रखा है जडेजा और साथ में 3 स्पेशलिस्ट रखे हैं। साइम के लिए भी बाबर बहुत पुरुम्मीद है। या तो साइम को वो नीचे लेकर आ जाएंगे आजम की जगह। देखें आजम ने जो कैच छोड़े ना, उससे थोड़ा डाउटफुल हो रहा है कि लड़के नहीं चाहेंगे कि वो विकेट कीपिंग करें, बिकॉज जो ड्रॉप कैचेस की वजह से। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करते तो वो फील्ड के अंदर इतने अच्छे लगेंगे नहीं। वो उन्होंने जिंदगी में कभी फील्डिंग नहीं की, इज अ बॉर्न विकेट कीपर। तो अगर हो सकता है कि साइम उनकी जगह है कि भाई चलो एक चांस लेके देख लें, 5वें नंबर पे उसको भेज दें साइम को, और 6 पे इफ्तिखार को, फिर 7 पे शादाब और इमाद। नीचे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से तो तीनों किसी को। मगर एक चीज है, कल की पिच देखकर अब्दुल्ला मुझे बड़ा अल्लाह के कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक है, पूरे कमेंटेटर्स कल यही बात कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर जो पाकिस्तानी पेसर्स बॉल करेंगे तो फिर क्या होगा। इंडियंस स्ट्रगल कर रहे थे उनके पेस के ऊपर, हमारी पेस उनसे बहुत जबरदस्त है। तो ये जो पिच बनी है ये इंडियन के लिए इतनी मजेदार नहीं होगी हमारे पेस अटैक के सामने। तो पेस अटैक तो हमारे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, सॉलिड है। और मगर ये कि अब ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, खास तौर पे आजम, साइम और ये इन 2 का वो है, मतलब एक इशू की इनमें से कौन खेलता है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत गया जनाब 39 रन से, सो ये ताज़ा तरीन है, ये हमने सोचा सबको बता दें। सिकंदर, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। वी लुक फॉरवर्ड टू टुडेज मैच। इंशाल्लाह जीतेंगे तो फिर कल आपसे उस पे बात करेंगे कि क्या बेहतर और हो सकता था या क्या अभी फिर से आजम खान की बात हुई है, सिकंदर से भी बात हो रही थी। आई रियली वांट हिम टू डू वेल। एंड एक होता है ना कि हमने भी यहाँ बात की, और क्रिटिसिज्म, फिजिक, फिटनेस, मतलब बहुत सी बातें हो गई, और ऑब्वियसली उन्होंने अपना पूरा एक सोशल मीडिया जो है उसको डिलीट कर दिया एंड ऑल दैट। आई वांट दिस टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम, बिकॉज ये बहुत बुरी बात है। देखिए परफॉर्मेंस पे बात होती है, सच अ मेगा इवेंट विद सच नेगेटिविटी। तो मेरी ये दुआ है, देखें जब बार बार सिकंदर भी आपको पता है ये कहते हैं कि जब ये लोग अच्छा कुछ करते हैं तो हम इनसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो जब हमारा एक्साइटमेंट लेवल लिटरली इनके घर वालों जितना होता है एज अ सपोर्टर, एज क्रिकेट फैंस, तो फिर
थोड़ा सा हक तो बनता है कि जब इतना अच्छा ना करें अच्छा। उस पर बात की जा सके। और खैर बात करना तो हमारा काम भी है, उसका एनालिसिस करना भी हमारा काम है, लेकिन एट द सेम टाइम नोबडी वांट के कोई भी बुरा परफॉर्म करे। एवरीबडी वांट्स के पाकिस्तान टीम का हर प्लेयर बेहतरीन परफॉर्म करे और हम मैचेस जीतें। आमीन, और आज हो जाएगा इंशाल्लाह, हम देख लेंगे। अच्छा, वी नीड टू मूव ऑन बिकॉज ये इशू, इस पे हम 1-2 दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मौसीकी के एक आले ने यानी इंस्ट्रूमेंट से पैदा होने वाला इशू जो है वो बढ़ता बढ़ता मालाकन यूनिवर्सिटी की बंदिश तक जा पहुंचा है। इंतजामिया को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बंद करना पड़ी है बल्कि पेपर्स भी मंसूख करना पड़े हैं। और हुआ ये, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक तालिब इल्म जिसका नाम मूसा खान है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और वजह ये थी, ये सुने, वजह ये थी कि मूसा खान अपने साथ रबाब जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी लाना चाहता था। मतलब इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि यंग स्टूडेंट्स व्हेन दे गो टू यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो वो अपने साथ कोई गिटार या कोई भी उनका जो एक चीज़ होती है उसको भी ना ले जा सके। तो ये पाबंदी उन्होंने लगा दी उस पर। मूसा खान को जब हॉस्टल में रहने की इजाज़त ना मिली तो रात गुजारने की गर्ज से अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और इस दौरान हादसे में 3 दोस्त जख्मी हो गए और बाद में मूसा खान जख्मियों की ताब ना ऑब्वियसली वो जाँ बहक हो गया बेसिकली। अब तलबा तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया है, एक तलबा तंजीम ने, कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ख़राब रवैया मूसा खान की मौत की वजह बना है। मतलब मामला शुरू तो वहीं से हुए। तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एहतजाज और मूसा खान की मौत का मुकदमा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा किया। चलिए, इवन इफ इट वाज एन एक्सीडेंट एंड इट वाज एन एक्सीडेंट, लेकिन जहां से बात शुरू हुई उस पे भी तो गौर होना चाहिए कि क्यों रबाब लाने की इजाजत उसे हॉस्टल में नहीं मिल सकी। ये बात तो सारी ये है। वी विल परहैप्स नॉट से कि चूंकि उसको इजाजत नहीं मिली इसलिए वो जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, हम चलो कनेक्शन ही बनाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि उसको जस्ट बिकॉज ही हैड दैट इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम जी रहने नहीं देंगे हॉस्टल में? ये किसने डिसाइड किया? हॉस्टल के प्रॉक्टर वगैरह ने इस्तीफा भी दे दिया है। सो वाइस चांसलर के खिलाफ भी एहतजाजी धरना तलबा का जारी है। तलबा ने क्लासों का बाइकआउट भी किया हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट के वकला ने इसका केस मुफ्त लड़ने का ऐलान किया है। सो दिस हैज बिकम अ बिग इशू। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर हमारे साथ हैं और उनसे सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मालाकन यूनिवर्सिटी का ये जो इशू है, बात कहाँ से शुरू हुई थी, उसकी एग्जैक्ट डिटेल बताएं, क्योंकि जितनी हमने बताई है उसको हॉस्टल में जगह नहीं मिली एंड देन दिस एक्सीडेंट हैपेंड। देखिए जी, शहीद तालिब इल्म मूसा जिनका ताल्लुक ज़िला परदीर से है, उन्होंने अपने हादिसाती मौत से कबल सोशल मीडिया के ज़रिए ये कहा था कि उन्होंने छुट्टी के दिन एक तकरीब के दौरान अपने दोस्तों के हमरा रिवायती रबाब जो है वो लेकर यूनिवर्सिटी आया, जहां उन्हें यूनिवर्सिटी की प्रोस्ट अजीज़ खान जो है उन्हें मिला और उन्होंने रबाब यूनिवर्सिटी के अंदर लाने से मना किया। ताहम उनके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर रात के वक्त जो है यूनिवर्सिटी की हदूद में रबाब और दीगर तबरीही सरगर्मियाँ जो है वो होती रही हैं। ताहम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के जरिए उन्हें मना किया गया और उनसे रबाब जो है वो छीन लिया गया, जिसके बाद उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिसके एक ही दिन बाद जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तालिब इल्म मूसा को निकाल लिया गया। बकौल मूसा की उन्हें शदीद टार्चर किया गया और उन्हें घर भेजने पर मजबूर किया गया। दिस इज अनकॉम्प्रिहेंडेबल। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक रबाब लाने पे इतना हंगामा मचाया गया कि उसको हॉस्टल से नोटिस मिल गया, रस्टिकेट कर दिया गया, शो कॉज नोटिस मिल गया। ये सारा कुछ हो रहा है इन अ यूनिवर्सिटी। और पहले जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी अभी बता रहे हैं, अभी हमारे साथ ही हैं, कि ये सरगर्मियां होती हैं वहाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो यूनिवर्सिटी का एक कल्चर होता है। यूनिवर्सिटी इज जस्ट नॉट पढ़ाई, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन टू, लेकिन क्लियरली नॉट। अच्छा, आप ये बताइए कि फिर इस तालिब इल्म की हलाकत के बाद एहतजाज और यूनिवर्सिटी बंद होने तक नौबत कैसे आई? जहाँ तक रोड एक्सीडेंट का ताल्लुक है तो तालिब इल्म मूसा को हॉस्टल से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, जिसके बाद वो रात गुजारने के लिए किसी दोस्त की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी हालात में उनको पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां पर अस्पताल में वेंटिलेटर न होने की वजह से मौत की मुंह में चला गया। जहां यूनिवर्सिटी बंद करने की बात है तो तलबा तंजीमों और सियासी जमातों की शदीद मुज़ाहमत के और एहतजाज की काल के बाइस यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह शाकिर। ये इतनी कोई ट्रेजेडी कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक ये सब ये ट्रेजिक बात है। मतलब आप हमारे कल्चर के नाम पे और जो भी आपने चीज़ें कहनी है
उस पर हर चीज़ ख़त्म करते जाओ, हालांकि रबाब इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट होल रीजन। मतलब पोइट्री, शायरी होती है इस चीज़ पे, म्यूज़िक लिखा जाता है इस चीज़ पे, लेकिन एक स्टूडेंट ले जाएगा अपने हॉस्टल में तो तकलीफ हो जाएगी, जबकि कोई ऐसे रूल्स नहीं हैं, किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे रूल्स कोई नहीं होते। दिस इज आई डोंट इवन हैव वो वर्ड्स। थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि जिससे किसी के जहन में आया होगा या उसने किसी एक चीज़ का लिंक दूसरे से जोड़ के कोई चेन रिएक्शन बनाया होगा, क्यों मना और किया? जिससे रोका होगा इसको, मतलब ये क्या, ये आपकी अपनी एक सिंगल एक शख्स की थॉट हो सकती है, ये कलेक्टिवली कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, ये तो मानने को हम तैयार ही नहीं है। तो दिस अगर रबाब ना हो हमारे बच्चों के हाथों में तो क्या पिस्तौलें हों, क्या क्लैशनकोफे हों? ऑफ कोर्स वो सूट करेगा। ये तो हम आराम से बर्दाश्त भी कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में और हॉस्टल्स में। लड़ाइयाँ तो आए दिन हो रही होती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गलती से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठा ले। आज किसी को रबाब बुरा लग रहा है, कल किसी को क्रिकेट से तकलीफ हो जाएगी, वो कहेगा बैट नहीं ला सकते, फिर वो कहेगा फुटबॉल नहीं ला सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वो पागलपन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई एम सॉरी। तो ये स्टोरी भी हमने आपसे कल शेयर की थी, लेकिन क्या हुआ इसकी तफसील जानेंगे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों यूट्यूबर नौजवान की हलाकत के वाक़े ने हिलाकर रख दिया है सबको। ये समझ में नहीं आ रहा कि बिला इश्तियाल कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। क्यों गोली मार दी? वो भी तस्वीरों में आप वीडियो देखे ना, पॉइंट ब्लैंक रेंज, कोई भाग रहा हो, कोई दूर से कोई शक हो गया और नहीं, उसके सीने पे रख के गोली मारी है। मतलब उस बेचारे जो मारा गया उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसे गोली लग गई है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक यूट्यूबर पाक भारत मैच पर वीलॉग बना रहा था और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड से उसने बात करने की कोशिश की, उसे गुस्सा आ गया, उसने फायर खोल दिया। मकतूल साथ मौजूद उसके दोस्त ने बताया कि शुरू में तो साथ को समझ ही नहीं आया कि उसे गोली लगी है, क्योंकि जो हुआ वो नाकाबिल यकीन था। सीसीटीवी वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करते देखा जा सकता है। अब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू भी की गार्ड ने अपनी गलती का एतराफ़ तो क्या कहा जा सकता है? सुनिए गलती मान ले तो मान ली है, लेकिन क्या करना आगे, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट सुने। अभी यार हमारे से गलती हो गया, हमारा सर पे दिमाग काम नहीं किया, मेरे से गलती हो गया भाई, कोई दुश्मनात नहीं है हमारा तुम्हारे साथ भाई। यार जब हमारे से गलती हो गया कोई मसला नहीं, अहमदुल नाम है हमारा, गार्ड का ड्यूटी करता हूँ पूरा बहुत पहले से, कंपनी वाला नहीं है। क्या हमारे से गलती हो गया, हमने एक जवान लड़के की जान ले ली जिसकी पूरी जिंदगी थी, उसके डिपेंडेंट्स होंगे, उसकी माँ, हमसे गलती हो गया। Yeah, but come up with some excuse, some reason। ये क्या था कि हमसे मतलब दिमाग पे क्या चढ़ गया? What happened? कितना कोई आसान है हमारे यहाँ ये कहना कि बस जी मतलब जिन सवार हो गया, हालांकि उसने ये नहीं कहा, but there is no reason for doing what he did। सुकाशिफ अब कत्ल हो गया एक जवान लड़का, 2 बच्चे हैं उसके, एक 1.5 साल का, एक 4 साल का, मतलब, और दूसरा बंदा जो कातिल है वो कह रहा है हमारे से गलती हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? अब्दुल्ला, इस बार सबसे अच्छी बात जो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से की गई वो ये की गई कि जो इसका मुकदमा हुआ है उस मुकदमे के अंदर सिर्फ इस गार्ड को नॉमिनेट नहीं किया गया है, बल्कि जिस कंपनी का ये गार्ड है उसके ऑनर को भी नॉमिनेट किया गया और साथ साथ जो जहां ये ड्यूटी अंजाम दे रहा था जिस मोबाइल मार्केट के बाहर, उस मोबाइल मार्केट के जो इंतजामिया है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। हम जब तफ्तीशी हुकाम से ये पूछते हैं कि ऐसे क्यों किया गया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस गार्ड को कम सैलरी पे या जैसे भी बगैर किसी ट्रेनिंग के यहाँ रखा क्यों गया था, इसके लिए करके जो भी इसमें इसको रखने वाले हैं या इंतजामिया के जो लोग हैं उन सबको इसमें मुलविस किया जाएगा। तो मुकदमे के अंदर उन सबको मुलविस किया गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन जो ये गार्ड है इसको गिरफ्तार करके इससे असला बरामद कर लिया गया है। जब मैं गुज़िश्ता रोज़ इस गार्ड के पास गया और इससे मैंने सवालात किए तो इसकी जानिब से कोई बहुत ज़्यादा नदामत नहीं की गई। इसने सिर्फ ये कहा कि मुझसे जो है वो गलती हो गई और गलती से मैंने ये कर दिया और आप भी जाएँ यहाँ से। तो इसका जो रवैया था या जो इसके बात करने का स्टाइल था वो इतना कोई ट्रेंड नहीं था, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा, जब हम इस वाक़े की 2 रोज़ कबल जब ये वाक़या सखी हसन के करीब एक मोबाइल मार्केट में पेश आया और उसकी सीसीटीवी भी मंजर आम पर आई, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि कोई किसी साद अहमद जो मकतूल है इसमें जो इसमें जाबाक हुआ है उसकी कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई उसने इससे तल्ख कलामी नहीं की। 30 सेकंड के अंदर अंदर वो इससे बात कर रहा है और उसी 30 सेकंड के अंदर ये उसे गोली मारता है और वो जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह की ये वाक़या है। जो साद अहमद है वो चंद माह कबल ही जो है वो दुबई से
कराची आया था और बेरोजगार था, उसके 2 बच्चे हैं और अपने घर में अकलौता वो अपने माँ बाप का बेटा है और उनकी एक बेटी भी है। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। वो एक वीडियो बनाने के लिए गया था, उसका दोस्त भी साथ था। जब हमने दोस्त से बात की है तो उसकी जानिब से ये कहा जाता है कि जब साथ को गोली लगी तो हमें शायद ये लगा पहले लम्हे कि ये कोई प्रैंक चल रहा है, कि कोई इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन जब साथ ज़मीन पर गिरा, गोली की आवाज़ आई, तो उसके बाद जब उसकी तरफ आए, जो CCTV फुटेज है उसमें भी ये देख सकते हैं कि सिर्फ वहाँ ये साथ नामी नौजवान और गार्ड मौजूद नहीं था, बल्कि और भी लोग वहाँ मौजूद थे। मोबाइल मार्केट थी, रश होता है, आपको भी पता है कि मोबाइल मार्केट के बाहर। तो इस तरह की सिचुएशन थी। उसके बावजूद गार्ड ने बगैर कोई बात किए फ़ौरन से गोली चला दी। अनट्रेंड ये गार्ड था और इस तरह के गार्ड जो है मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ बैंक्स में और मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह के गार्ड्स नज़र आते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको कम सैलरी पे जो है वो जॉब दे दी जाती है और उनके हाथ में असला थमा दिया जाता है। तो इस असले के हवाले से भी पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि आया इसका जो लाइसेंस है वो है या नहीं है या किस तरह है। जब इस गार्ड से मैंने बात करते हुए ये पूछा कि आप कब से कराची में, तो उनकी जानिब से बताया गया क्योंकि ये कराची के रिहायशी नहीं है, तो इनकी जानिब से कहा गया कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया कराची में और मैं स्टार्टिंग से ही यही गार्ड की नौकरी जो है वो इस कराची के अंदर कर रहा हूँ, कि 12 से 14 साल ये बताता है। तो इस तरह की सिचुएशन है शहर के अंदर और इसे जो है वो गोली मारकर जो है वो एक नौजवान की जान ले ली गई है। तैमूरिया थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के अंदर न सिर्फ इस गार्ड को बल्कि दीगर अफराद को भी जो है नामजद कर दिया गया। पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि जो मोबाइल मार्केट की इंतजामिया है उनको भी जो है वो हिरासत में लेकर उनसे भी पूछगछ की जाए, जबकि जो इस सिक्योरिटी कंपनी का जो मालिक है उसे भी जो है वो हिरासत में लेकर वीडियो देख रहा हूँ साथ साथ। और काशिफ मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं है रिएक्ट करने के लिए भी, ये समझने के लिए भी कि हुआ क्या। मतलब ना कोई बात हो रही है, ना कोई बहस हो रही है, ना कोई हाथापाई हो रही है। ये कोई सुनसान सी जगह या जहाँ जब इसको गोली मार रहे हैं, पीछे एक फैमिली जो है वो क्रॉस कर रही है और ये गार्ड गोली मारने के बाद जब लोग आ जाते हैं ये साथ के पास और वो खड़ा ये गार्ड वहाँ खड़ा है, उसको कोई खौफ कोई डर नहीं, ऑलमोस्ट एज इफ वो इंटाइटल्ड फील करता है कि इट्स ओके मेरे पास गन है, ये बंदा तंग कर रहा था, मैंने गोली मार दी और वो मर गया। क्या कह मतलब ये वाला एटीट्यूड लग रहा है। क्या कह रहा है? मतलब उसे क्या लग रहा था कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं, क्या बारूद है, बम है, क्या है जिससे वो वीडियो बना रहा था, लोगों के शॉट्स रिकॉर्ड कर रहा था? क्यों फील कर रहा क्या था? हो रहा था उसके जहन की? कोई पता लगा कि वो क्या सोच रहा था? उसने बताया कुछ? बिल्कुल, हमने ये भी जानने की कोशिश की जो मकतूल है क्या उसको कोई साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट था या फिर गार्ड को था। अच्छा, जब हमने अहले मोहल्ला से बात की, जो मकतूल का घर है, वहाँ लोगों से बात की, उनकी जानिब से कहा गया कि बड़ा मिलनसार था और कभी उसने कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की। और अच्छा, अगर इसने गार्ड से कोई बदतमीज़ी की होती तो वो उसको टाइम गेनिंग होता। 30 से 45 सेकंड के अंदर ये वाक़या रिपोर्ट हो गया, गार्ड ने कोई बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जब मैं गार्ड से बात की गुज़िश्ता रोज़ हमने और उससे तफसील जानने की कोशिश की तो वो ये कहता है कि बस मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है वो इसे फायर कर दिया। अच्छा, वो गुज़िश्ता 13-14 साल से कराची के अंदर इसी तरह गार्ड की नौकरी कर रहा है और उसका रवैया अगर इस तरह का है और वो कहता है कि मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं किया जब ये लड़का मेरे पास आया। मैंने उससे ये पूछा कि इस लड़के ने कोई आपसे ऐसा सवाल किया था, कोई आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम कर रहा था कि मोबाइल मार्केट के अंदर जा रहा था? तो ऐसा नहीं है। ये जिस वीडियो शूट के लिए उस मोबाइल मार्केट में गया था, पहले इस मोबाइल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के उसने उसको वो लड़का खड़ा है वहाँ पर और उसके सामने वो गन तान कर अपने वो लोड करता है मारने, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि मुझे गोली मार देगा। अदरवाइज वो भागता दौड़ता, कोई उसकी नाली को हटाता। और वो गार्ड जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मुझे गुस्सा चढ़ गया था। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू से ये क्या हो रहा है। मतलब अब हम घर से जब निकले ना तो हर चीज़ जो हिल रही है उससे हमें डरना चाहिए क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या क्राइटेरिया है पता नहीं गार्डों को हायर करने का और जो गार्ड अपनी प्रेमिसेस में रख रहे हैं? ये सवाल हम पहले भी उठा चुके हैं। ये गार्ड्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ये कहां से आते हैं? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द टाइम यू टॉक टू द गार्ड्स, महीने की तनख्वाह ट्रांसफर हो रही है या डिस्पर्स हो रही है, दी जा रही है, वो भी चेक करें ना जरा सिक्योरिटी कंपनियों से। और किस बिना पे आप एक असला उनको पकड़ा देते हैं उनके हाथ पे? क्या कॉन्फिडेंस आपको मिला कि आप उसको बंदूक दे दें? वैसे मैं हैरान, थैंक यू काशिफ, शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह की कंपनियां चलाते हैं कि अनट्रेन्ड लोगों को पिस्तौलें और गने देकर सड़कों पे घुमा रहे हैं। ब्रेक भाई कल से कुछ लोग परेशान हैं, उसके बाद वज़ीर तवानाई की वजाहतें भी आई हैं। ज़ाहिर है दुनिया तेज़ी से शमसी तवानाई को इनकरेज कर रही है, जा रही है वहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। इमेजिन कीजिए, मैं सिस्टर हु लिव्स
समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, वो कह रही थी कि अलग लेन बना दी गई है सड़कों पे कि सिर्फ इस पे इफ यू हैव एन इलेक्ट्रिक कार सिर्फ आप चलेंगे यहाँ पे ताकि आप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें, जस्ट टू इनकरेज पीपल टू शिफ्ट टू ग्रीनर एनर्जी। लेवल कुछ और होता है। रिमेंबर बहुत साल पहले जब कारपूल को इनकरेज कर रहे थे तो पूरी एक लेन बना दी थी कि उसमें वही लोग जाएंगे जो कि कारपूल कर रहे हैं। दे डू दैट। सो फिर यहाँ पे ज़रा दोबारा से एक मरतबा, ऑल्दो हमारे शो पे भी अवैस लगारी साहब आए थे और काफ़ी हमने उनसे तफसील से बात की थी, लेकिन हर थोड़े दिन बाद ये बात ज़रूर आती है कि भाई क्या नेट मीटरिंग पे कोई असर डाला जा रहा है, क्या ख़त्म हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कोई फिक्स टैक्स लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है। हमारे साथी सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। सैफ भाई, ज़ाहिर है ऐसी बात को लेकर लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बहुत से लोग जो ऑलरेडी सोलर लगवा चुके हैं वो तो चले लगवा चुके हैं, बहुत से लोग अब लगवा रहे हैं या उन्होंने रिसेंटली लगवाया है क्योंकि अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। सो क्या कोई चेंज आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए अब्दुल्ला, इसमें तो कोई शक नहीं कि इन खबरों से जो नए सरमायाकार हैं उन पर इम्पेक्ट पड़ता है और नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। यहाँ तक बात है नेट मीटरिंग की, आपके शो के अलावा भी वफाकी वज़ीर अवैस लगारी तकरीबन 5 मरतबा इस चीज़ की वजाहत कर चुके हैं कि नेट मीटरिंग को तब्दील नहीं किया जा रहा, और साथ उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म की हदायत है कि इसको प्रमोट करना है। लेकिन जो हमारे जो ज़राए ये हैं वो कहते हैं कि नेट मीटरिंग तो जारी रहेगी, लेकिन इसमें कुछ जो तब्दीलियां हैं वो मुतवक्के हैं। अभी जिनके नेट मीटरिंग है, जिन्होंने ये सोलर सिस्टम अपने घरों पे लगवाया हुआ, वो इस तरह है कि आप जितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसके बदले उतने यूनिट आपको कंसर्न्ड जो डिस्को है या के इलेक्ट्रिक है वो आपको दे देती है। लेकिन इस सूरत हाल में हुआ यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तकरीबन 2000 मेगावाट पाकिस्तान में लग चुका है और सार्फिन बहुत बढ़ चुके हैं। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 7000 मेगावाट के मज़ीद जो सोलर पैनल हैं आपके मुल्क में इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट के ऊपर जो मनफी असर पड़ने के इम्कानात हैं आगे जाके, आपकी जो सर्कुलर डेट है, ये लोग जो अभी जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है उसमें ये आउट हैं, ये सारे का सारा जितने मेगावाट ऐड होगा थ्रू नेट मीटरिंग वो सारे का सारा बोझ जो नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक है उन पर पड़ेगा। अच्छा, अब वफाकी वज़ीर ने जितनी मरतबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये तो कह दिया कि नेट मीटरिंग में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं, मगर जिन लोगों ने सरमायाकारी की हुई है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके लिए जो आज तक यानी कि 2000 मेगावाट के जो सार्फिन हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट जो असर डालना चाहती है उसमें यह है कि आज तकरीबन जो कीमत है वो 20 रुपए से 22 रुपए तक जब हम आप बिजली पैदा शायद करते वो हैं, कीमत तब्दील की जा सके जिसके एवज बिजली आप खरीद रहे हैं सिस्टम में, शायद वो भी अभी, अदरवाइज कोई फिक्स टैक्स नहीं आ रहा और नेट मीटरिंग का निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। सैफ भाई सॉरी टाइम आज कम था, थैंक यू। कराची में आज मौसम गर्म ही रहेगा, तो ये क्या खबर हुई? मैं यही सोच रहा था कि आप ये कह रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। कराची में आज मौसम गर्म ही रहेगा, मतलब व्हाई डिड यू स्टार्ट विद दैट? मैं बात ही नहीं कर रही क्यों। अच्छा, मरतूब भी है साथ साथ, व्हाट एज इन क्या होता है एग्जैक्टली मरतूब में से? मॉइस्चर मतलब होता है ह्यूमिड तो ह्यूमिड भी कहा जा सकता है। ठीक है, और बाकी वैसे जो एक्सट्रीम गर्म इलाके हैं सिंध के, वहाँ पर बारिश और कुछ मौसम, और लाहौर में भी विजुअल दिख रहा था और कल इस्लामाबाद से भी किसी ने स्नैपचैट डाली हुई थी, कल ठीक ठाक आंधी। हाँ, सो इस्लामाबाद में भी बारिश हुई है, सो कुछ वहाँ बेहतरी आई है, लेकिन उल्टा होता है, लाहौर में अक्सर औकात की बारिश होती है वापस और हब्स हो जाता है। सो ड्यूरिंग द रेन तो सही रहता है। ना सिर्फ ये ह्यूमिड की जो बात करके आगे निकल गया ना भाई, जैसे बात स्टार्ट इस तरह की थी अब्दुल्ला ने कि जैसे कि कराची में क्या पता नहीं क्या होने वाला है। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी सो बैड कि ह्यूमिड लेवल जो है ना, ह्यूमिडिटी वो 65% है, तो ये स्पेशली गर्म होगा आज। सो व्हाट्स द सिचुएशन विद यू, लाइक आप लोगों ने जानवर वानवर लिए अब तक के नहीं? हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं, ईद आ रही है याद भाई। कल मैंने देखा है किसी ने वो रोड की साइड पे वो शामियाना टाइप लगाया हुआ था और जो अंदर जानवर थे ना, अमेजिंग। कहाँ पे हो? टेल मी, आई नीड टू सी देम। ओके, शहबाज पे, ठीक है, हाँ मेन शहबाज पे जब आप जा रहे हो ऑन द राइट साइड, एंड और ऊपर लाइटें उन्होंने, दे वांटेड पीपल टू सी। 4 थे उसके अंदर, बड़े बड़े, इसको क्या कहते हैं, कैटल, बैल, और यू कुड टेल दैट दे वर बहुत ही कोई अच्छी नस्ल के, वेरी नाइस।
बिकॉज जहाँ टेंट नजर आते हैं मैं अपने बच्चे लेके पहुंच जाता हूँ, दिल ऑफ एनिमल्स। अच्छी बात है, आजकल बड़े लोग यही कर रहे हैं और इसलिए तो उन्होंने भी तो पूरा टेंट शेंट लगाया हुआ था। अच्छा जी, अभी हम दोबारा मैचेस की बात करेंगे। हमारा मैच होना है आज डैलस में, और डैलस में मौजूद अमरीकी सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका से इनका ताल्लुक है, VOA से इनका ताल्लुक है, मरतूब हो गया ये, ठीक है। मोहम्मद आतिफ, इनसे हमने एक्चुअली बात की क्योंकि जाहिर है हम उनको इस टाइम जगाना नहीं चाहते थे। सो हमने उनसे पूछा कि जाहिर है अमेरिका ज़्यादा क्रिकेट के लिए नहीं जाना चाहता, लेकिन आज बड़ा अलग दिन है। पहली दफ़ा पाकिस्तान अमेरिका में इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, होम टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा है। सो क्या डैलस में, टेक्सास में कोई एक्टिविटी, कोई एक्साइटमेंट नज़र आ रही है? तो उन्होंने हमें यूँ जवाब दिया। जी आपने ठीक कहा है, अमेरिका में पहली मरतबा ICC का एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, लेकिन इसकी एक्टिविटी अच्छी नज़र आ रही है। जैसे पहला मैच था US और कनाडा के दरमियान, स्टेडियम भरा हुआ था तमाशाइयों से, यहाँ आए थे, लोकल्स भी बहुत ज़्यादा आए थे, और साउथ एशियन कम्युनिटी के अलावा हमने देखा कि नॉन साउथ एशियन कम्युनिटी जो कि क्रिकेटिंग नेशंस के लोग नहीं हैं, जो कि अमेरिकन हैं, बोर्न एंड रेज़्ड अमेरिकन हैं, और उनमें वाइट अमेरिकन भी थे, अफ्रीकन अमेरिकन भी थे, वो भी यहाँ आए हैं कुछ ग्रुप से मिला के तैयारी कर रहे हैं कि वो कितने बजे यहाँ पहुँचेंगे, और फिर लोग अपनी फैमिलीज को और बच्चों को लेकर आ रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ये जो टाउन है डैलस का, इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक हमारी एक विजुअल है जो हम अपने टीम का बार बार चला रहे हैं, सुबह से मैं देख रही हूँ, प्लीज़ चलाइएगा, जिसमें वो सारे इस तरह गोल दायरे में लेटे हुए हैं। मुझे इससे इख्तलाफ है, मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वक्त कि प्लीज ये विजुअल ना लगाएं, लगता है पता नहीं कि सो गए हैं, नहीं, सत्तू पी के सो रहे हैं, हो गए, पसर गए हैं। तो अभी तो मैचेस स्टार्ट हुए, हत्ता कि हमारे तो वार्म अप मैचेस भी नहीं हुए, टाइम ही नहीं मिला, ये कूलिंग डाउन होती है ना जो हो रही थी, ये एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये जो इस वक्त हालात है ना, उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैं नहीं चाहती कि हमने आतिफ साहब से ये भी पूछा कि जाहिर है हमारी पाकिस्तान थोड़ा लेट पहुंची थी, इसलिए हमें वार्म अप मैच भी नहीं मिल सके। अब मौसम ऐसा रहा है कि प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं मिली है, तो पिछले 4-6 दिन में खिलाड़ी क्या करते रहे हैं, दिखाया तो है, क्या मसरूफियात रही हैं उनकी। सो आतिफ ने हमें ये सब बताया। पाकिस्तान टीम को आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मिली, प्रैक्टिस मैच नहीं मिल सका, और फिर जो उनकी स्टेडियम के अंदर नेट प्रैक्टिस थी वो भी इतनी अच्छी नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ डैलस में बारिश का मौसम रहा है पिछले चंद दिनों में, और स्टॉर्म्स आते रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस भी मुतासर हुई। लेकिन इस बारे में कप्तान बाबर आजम से सवाल किया गया था, और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने मीडिया से बात की, उस वक्त उनसे ये भी सवाल किया गया था, तो दोनों ने यही कहा कि पाकिस्तान की टीम एक इंटरनेशनल लेवल की टीम है, इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करती है, और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाली टीम्स और उनके प्लेयर्स के लिए ये इतने बड़े चैलेंजेस नहीं होते। उनका ख्याल है कि वो कि उन्हें फुल प्रैक्टिस नहीं मिल सकी, लेकिन प्लेयर्स का जो कैलिबर है वो ऐसा है कि वो उसके बगैर भी आके परफॉर्म कर सकते हैं। रोडियो देखने गई पाकिस्तानी टीम, रोडियो आपके देखने वालों को एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक मकामी खेल है यहाँ का, जिसको थोड़े सवारों का खेल कहा जाता है, या काउबॉयज़ का खेल भी कहा जाता है। और यकीनन जब तक आप आके टेक्सास में रोडियो नहीं देखते तो टेक्सास का विजिट मुकम्मल नहीं होता। और रोडियो वो गेम है जिसमें एक शख्स बैल या घोड़े की पीठ पर सवार होता है, और फिर उसको चंद सेकंड्स के लिए एक हाथ से पकड़कर बैठना होता है बैल या पीठ। This seems so interesting. Did you ever get a chance to see this? No, I haven't, but this is a very American, बल्कि Texan experience, so it's good कि हमारी टीम जो है Stakes तो I'm sure चल ही रहे होंगे। हाँ, अच्छा एक अच्छी बात ये है, थैंक यू, ये खैर आतिफ से हमारी यहीं तक बात हुई थी, लेकिन एक बात अच्छी बात ये है कि पिच जो है ना वो डैलस में कह रहे हैं हाई स्कोरिंग पिच हो सकती है, so that is going to be quite promising for us. अच्छा जी, टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर भी आपको पता है अब जियो का हिस्सा हैं, सो उनसे ज़रा बात करेंगे। इमरान भाई, आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलेगा, और ज़ाहिर है उस ग्राउंड में खेल रहा है जिसका तजर्बा नहीं है ज़्यादा, और मुखालिफ भी वो है जिसे हम जानते नहीं हैं, सो क्या उम्मीद रखनी चाहिए? अमेरिका ऑलरेडी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहा है, नो डाउट कि वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन पीछे कुछ टाइम 1 से 2 दफा उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन बड़ा रिजल्ट आप कह सकते हैं कि नहीं दे सकते। लेकिन एंड ऑफ द डे अभी जो मॉडर्न क्रिकेट में अब देखा जाए तो उनके बहुत सारे, अगर अली की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अब उनकी बड़ी एक बैलेंस है, और रिसेंटली जिस तरह आपने
अगेंस्ट कनाडा के जो मैचेस आपने देखा है उसमें जो उनकी परफॉर्मेंसेस थे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अमेरिका डेफिनेटली अगर उनको 1 से 2, 2 से 3 कोई अच्छी विन मिल उनके हाथ आती है तो डेफिनेटली अमेरिका इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान को अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो वो टीम सिलेक्शन में भी नज़र आ जाना चाहिए। तो आपकी नज़र में साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, आजम खान, कितने खान हैं वैसे, किसकी जगह टीम में बनती है और किसकी नहीं? ये एक चीज नोट करें कि अगेंस्ट इंग्लैंड वो T20 खेल के जा रहे हैं, तो जो 4 T20 खेले हैं उससे उनको बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी और आई होप के पाकिस्तान अगेंस्ट आज अमेरिका के अगेंस्ट खेले जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जिस तरह की हमारी टीम की अगर बात करें तो नो डाउट अगेंस्ट इंग्लैंड को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 परफॉर्मेंसेज की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी है और डेफिनेटली बड़ी टीमों का यार प्रेशर होता है और प्रेशर में मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली थोड़ी छोटी टीमें जो है वो डोमिनेट होती है। अच्छा, अब क्योंकि इस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए आगाज़ है तो हमें आगाज़ में ये ज़रूर बता दें कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी है जो वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है? आपका फेवरेट मैच विनर कौन है? चलें यूँ कर लें। पाकिस्तान नो डाउट एक बड़ा नाम है और बड़ी टीम है। उनमें अगर मैं हारिस रऊफ की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ या मोहम्मद आमिर खान हो, तो ये इस टाइम पे दुनिया के कहते हैं टॉप 5 में बॉलर्स आते हैं और इनके पेस, इनका जो एक्सपीरियंस और फिर प्लस पॉइंट क्या है कि ये बड़े अरसे से T20 खेलते हैं तो इनका प्रेशर डेफिनेटली एक छोटी टीम के ऊपर जरूर होता है और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की टीम के बहुत ज्यादा को पाकिस्तान को इतना टफ टाइम देगी। चलिए जी, थैंक यू। इमरान नज़ीर भाई हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद थे काफी, मुझे अच्छा लगा ये पॉजिटिविटी इन्होंने थोड़ी सी मचाई। अच्छा, जहां मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूं, आप भी हैं, आई एम श्योर। आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट फॉर पाकिस्तान, वी शुड डू वेल इंशाल्लाह। अच्छा, अब नॉट सो गुड न्यूज़, इजराइल की क्या सूरत हाल है? फिलिस्तीनियों पे इजराइल की फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारियत को 8 महीने इज़ अ लाइफ टाइम। और बीच में आपने देख ही लिया कि क्या क्या हुआ है। गज़ा आज खंडर में तब्दील हो चुका है। 14,000 से ज़ायद बच्चों समेत 37,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पूरी जनरेशन्स आप समझें कि किस तरह मुतासर हुई हूँ। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 83,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। इजराइल आग और खून का ये खेल अब भी जारी रखे हुआ है और दुनिया में आज अगर कहीं सबसे संगीन इंसानी बहरान मौजूद है तो वो सरजमीन फ़लस्तीन पर ही है। मतलब लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं। और अगर आप देखें ना कि जितनी इदारे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में जो 50-50 सालों से काम कर रही हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रही। आप डॉक्टर्स हों, आप रेड क्रॉस के हों, आप वॉलंटियर हों, इजराइल कुछ नहीं देखता, दे जस्ट किल। और अपेरेंटली बाकी दुनिया इजराइल को भी ना आंखें बंद करके कि तू कर ले जो करना है। एटलीस्ट ये 8 महीने से कत्लो गारत हो रहा है तो और हम क्या समझें? हेल्थ प्रोवाइडर्स की बात करेंगे। डॉक्टर्स खासतौर पर नर्सेज, स्टाफ, पैरामेडिक्स जान हथेली पर रखकर फ़लस्तीनियों का इलाज कर रहे हैं। इन रज़ाकार डॉक्टरों में पाकिस्तानी निजात अमेरिकन डॉक्टर हिना चीमा भी शामिल हैं। पिछले दिनों उन्होंने फ़लस्तीन में काफ़ी वक्त गुजारा है, अपनी आँखों से दर्दनाक मनाजिर देखें, जो तक कर सकती थी वो उन्होंने किया। अब दोबारा जाने का इरादा रखती हैं। डॉक्टर हिना चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे अनबिलीवेबल। डॉक्टर हिना, एक तो आपको ना सैल्यूट टू यू के उधर पहुंच जाना और ये दर्द रखना दिल में कि कुछ करना चाहिए और बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन आपने एक्चुअली कुछ कर दिया। तो ये बताएं, अपना आंखों देखा हाल बताएं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ पहुँचना, किस तरह आप पहुँची, वहाँ जाकर काम करना एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल है और कितना रिस्की है? एब्सोल्युटली। इसराइल असल में एंटर होना ही इतना मुश्किल है क्योंकि हर ट्यूसडे और थर्सडे यूएन का एक वफद जाता है, एंटर होता है कोई 20 से 25 डॉक्टरों का और नर्सों का। तो 20 से 25 लोगों को इजाज़त मिलती है अंदर जाने की और वापस आने की। ये बंद हो गया था जब ये रफा क्रॉसिंग क्लोज हुई थी, लेकिन अब उन्होंने एक नया कॉरिडोर खोला है जॉर्डन से, जो कि उर्दन से अमान से पहले इसराइल जाएंगे और इसराइल से गजा में एंटर होंगे केरम शलोम क्रॉसिंग से। सो इसराइल बहुत
इश्यूज देता है अप्रूवल में, बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अप्रूवल लेने में, और बिल्कुल लास्ट मिनट अप्रूवल मिलता है, जिस तरह बिल्कुल एक हफ्ता पहले। तो उसमें ये होता है कि कई लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आ नहीं सकते, और ऑब्वियसली अंदर जाने का तो यही है कि जब आप अंदर गए तो कंप्लीटली कुछ जोन हैं जो कि वो आपको बता देते हैं कि ये सेफ जोन है और ये डीकन्फ्लिक्टेड जोन है, तो आप उस पर चढ़ें। लेकिन आप कितना उनकी बात को जो है मान सकते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वर्ल्ड सेंट्रल किचन वालों के साथ क्या हुआ और गजा में क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप वहां पे जाते हैं तो आपके आसपास आपको नजर आ रहा होता है कि बमबारी हो रही है और स्मोक उठ रही है, आपको पता है इधर अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, आप जब पहुंच गए वहाँ पे, आपने वहाँ जितना वक्त गुजारा, क्या देखा? मेडिकल फैसिलिटीज़, दवाओं की दस्तयाबी, मशीनरी एट्सेट्रा, टेस्ट्स, सब कुछ मिल रहा है लोगों को? सो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज पहले 500-600 ट्रक जाते थे हर रोज गजा के अंदर, इवन बिफोर ये अक्टूबर 7 से पहले की बात है। और वो इसलिए क्योंकि ये ब्लॉकेडेड एरिया है और ऑक्यूपाइड है, लोग बहुत मुश्किल से बाहर जा पाते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा पैसे दे के उनको बाहर निकलना पड़ता था इवन बिफोर अक्टूबर 7। सो सिर्फ गजा को चलने के लिए 500 से ऊपर ट्रक्स चाहिए। तो अब तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, तबाही हर जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है कि आप सबसे पहले तो यही ऑब्वियसली जहन में आती है बात कि ये हम कैसे बिल्ड करेंगे और ये कैसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही। अच्छा, एक चीज़ जो हम ऑब्वियसली इतने महीनों से देख भी रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वहाँ ज़ख्मी लोगों का जो इशू है, जो लार्ज नंबर्स पे है, वो तो है ही है, लेकिन जो ट्रॉमा है पूरी उस कौम के लिए, बड़े छोटे बच्चे जो बच गए हैं, सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, तो उसको भी मद्देनज़र रखना है। क्या फ़लस्तीनी अवाम की जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ पर कोई काम हो रहा है? ख़ासतौर पे यू बीइंग एन अमेरिकन डॉक्टर, बेसिकली वहाँ तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है मेंटल हेल्थ पे। So, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को टारगेट कर रही हैं, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है गजा हेल्थ, वो टेलीमेडिसिन के ज़रिए लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और उनकी इमदाद हो रही है। लेकिन मैं नहीं समझती कि हम किसी भी तरीके से इस ट्रॉमा को इतनी जल्दी डील कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हैं और आप लोगों से बात करते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम अभी नहीं रोएंगे, हम रोएंगे जब ये ख़त्म होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तो वो लोग सर्वाइवल मोड में। मेंटल हेल्थ तो PTSD तो बहुत देर तक रहेगी। और ऑब्वियसली एक डॉक्टर है, डॉक्टर गैबर माटे, उन्होंने ये कहा कि इनका ट्रॉमा कभी पोस्ट होता ही नहीं है, यानी PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता, इसलिए क्योंकि ट्रॉमा पोस्ट है ही नहीं, ट्रॉमा एक्यूट है, तो ट्रॉमा ऑन गोइंग है। तो इसमें उनकी बहुत, जिस टाइम ये लोग निकलते हैं ना, ये जब मेरी बात होती है इन लोगों से, जब ये इजिप्ट जाते हैं, तो मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ, नर्सों को, उनसे बात करती हूँ, तो वो उधर डिप्रेस नहीं होते गजा में, क्योंकि वो फाइट और फ्लाइट मोड में है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो डिप्रेस्ड हो। तो वो जिस टाइम कुछ लोग इवैक्यूएट कर पाते हैं बहुत मुश्किल से इजिप्ट, तो वो तब डिप्रेस्ड होते हैं। हम गुफ्तगू सुन के ज़रूर डिप्रेस हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब आपने ज़बरदस्त तरीके से इतनी जो हालात हैं वहाँ आप एक्सप्लेन कर रही हैं, खासतौर पे ये ट्रॉमा, you're so right, पोस्ट होता ही नहीं कभी, ये तो this is a very present thing, it's or ingrained in them, उससे डील करना। डॉक्टर साहब, अब दुनिया भर से लोग, जाहिर है किसी न किसी तरह, आप लोग तो मैं कहता हूँ कमाल है कि आप पहुँचे वहाँ, इस तरह मदद की, लेकिन लोग अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं? कुछ गाइड करेंगी आप, जो लोग माली मदद करना चाहते हैं, किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, who are not doctors, what can they do? ये जब से रफ़ा क्रॉसिंग को उन्होंने बंद किया और रफ़ा का एक्शन शुरू किया, इन्होंने और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। दवाइयों का अंदर जाना, अंदर जो पैसे लोग लिक्विडिटी वो नहीं है, लोगों के पास जरिया नहीं है कि वो पैसे कहाँ से ले, बहुत यानी मुश्किल से मिलते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन
हर बंदे को नहीं मिल पाती और हर रोज अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो आप डोनेट करें उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका आपको पता है कि वो गज़ा के अंदर काम कर रही हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है UN WHO और के साथ, ताकि वो इसराइल से इजाज़त लें। चंद और पाकिस्तान में अगर लोग डोनेट करना चाहते हैं तो अल-खिदमत बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका खासा काम मैंने खुद ऑन द ग्राउंड देखा, और वो ये था कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में वो खासे बैग्स जो थे, डायपर्स और जो न्यूबॉर्न बेबी की और मदर की जो चीज़ें होती हैं वो सब अवेलेबल थी उनको पैकेज में। खिदमत को कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं और होप नहीं लूज करनी चाहिए, बिकॉज हर रोज जब हम लोगों को मरते देखते हैं और इतनी बुरी तरीके से उनके साथ इतनी ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें होते देखते हैं, और इट इज़ नेचुरल कि हम महसूस करें कि होप लगता है। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें डॉक्टर हिना कि आजकल वहाँ सीज़ फायर की बहुत सी बातें हो रही हैं, कोशिशें तो एटलीस्ट हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात बनी नहीं है। आप देखती हैं कि अगर सीज़ फायर नहीं होता तो बात कहाँ तक पहुँचेगी? मतलब कितना जानी नुकसान होगा, कितना वैसे नुकसान होगा? सहूलतें तो हैं ही नहीं उधर, खाने पीने को कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ अ चैलेंज। सबसे पहले तो वो इसराइल इस तरफ आता ही नहीं है कि वो इसको एडमिट करे कि कितना जानी नुकसान हुआ। बेतहाशा जानें लूज हुई हैं, यानी एटलीस्ट 50 से 60,000 लोग जो हैं, हालांकि नंबर्स वो कहते हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग रबल के अंदर जब बिल्डिंग गिरती है हर बंदे को वो नहीं निकाल सकते। मैं एक डॉक्टर से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि हम चल रहे होते हैं और हमें पता है कि अंडर द रबल लोग हैं जो अभी तक जिंदा हैं, लेकिन उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, और उन्हें पता है कि कुछ दिन वो आवाजें आती रहती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। ये जो सीज फायर है ये तो जरूरी हर मुल्क को इस वक्त इकट्ठे होकर, और एटलीस्ट ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं हमें इकट्ठे होकर तो प्रेशराइज करना चाहिए इसराइल को जिस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये सीज फायर हो। डॉक्टर हिना चीमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और मतलब आप और आप जैसे तमाम लोगों को सलाम, बहादुर हैं। और पता है क्या, वो बात हमने भी समहाउ रिलेट की कि जब आप उस जगह मौजूद होते हैं, उस माहौल में होते हैं, या आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो आप उस वक्त डिप्रेस नहीं होते। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे हमने बहुत बुरे हालात देखे हैं, जब हम दहशत गर्दों की जद में थे हर जुमे, एंड वी वर ग्रोइंग अप एंड देन वी एट अ वेरी अर्ली स्टेज जॉइन द न्यूज़ मीडिया एज वेल। सो हम हर तीसरे दिन एक बम धमाका कवर कर रहे होते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम दाता दरबार में जब सैकड़ों लोगों की जान गई थी या शहीद हुए थे, या किसी और मस्जिद या किसी और इमाम बारगाह या किसी गली या किसी मोहल्ले में जब धमाका होता था, तो हम उस वक्त डिप्रेस नहीं होते थे। क्योंकि हम उस वक्त वी यूज्ड टू बी एट वर्क, एंड हम उस वक्त एक्चुअली अपने आप को हालत जंग में ही महसूस कर रहे होते थे कि हम फ्रंट लाइनर्स ही हैं, क्योंकि हम लोगों को बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। वी हैव ऑल सीन दैट एज वेल। और जब आप इतना, जिस तरह आप बता रही हैं डॉक्टर हिना से बात करते हुए, ऑब्वियसली वी हैव कॉरेस्पॉन्डेंट्स दे स्पीक टू अस एज वेल, लेकिन डॉक्टर हिना वहाँ थी ऑन द ग्राउंड, अपनी आंखों देखा हाल, शी वाज हेल्पिंग पीपल आउट, और उनका ये बताना कि वहाँ के लोग जो हैं दे आर गोइंग थ्रू लिविंग दिस ट्रॉमा, आई मीन दिस इज़ अ प्रेजेंट एवरीडे लाइफ फॉर देम। ये तो आप हर जुमा और सिर्फ मस्जिद में जाना और वो खौफ वाला वो एक और स्टोरी है, हर दिन की आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, आपको कल का नहीं पता, आपको परसों का नहीं पता, आपको सेफ जोन जब दे दी जाती है कि इधर आप सेफ रहेंगे तो उस पर भी हमले हो जाते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग। So I cannot imagine that life. अल-खिदमत का इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे उन्होंने ऑन ग्राउंड वहाँ ज़ाहिर है मैटरनिटी बैग्स वगैरह सब जितना भी कर सकते हैं। अभी कुर्बानी के सिलसिले में भी अल-खिदमत इज सेइंग कि दे विल हेल्प द पैलेस्टीनियंस एंड एवरीथिंग। ईद अभी वहाँ इसी होगी, एंड यू नो इट इज़ अनदर चैलेंज टू एस्टैब्लिश द जस्ट चैनल टू सेंड थिंग्स देयर। ये भी बड़ा कमाल का काम है और जिन लोगों ने किया, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज पूरी दुनिया से ज़ाहिर है कहाँ राब्ता है, कटा ही हुआ है। अच्छा जी, आपको ये जान के खुशी होगी इंशाल्लाह कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामाबाद में आज मद्दे मुकाबल होंगे। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम में रात 8:30 बजे खेला जाएगा।
रात 8:30 बजे तो आज हमारा क्रिकेट मैच टेनिस वाला मैच भी है, टेनिस वाला भी। तो पाकिस्तान का फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 का ये आखिरी होम मैच है। सऊदी अरब ग्रुप जी में 10 पॉइंट्स के साथ पहले पोजीशन पर है, जबकि जॉर्डन जो है वो 7 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। अब्दुल्ला आप ही बता दें। ताजिकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ है तीसरे पे और पाकिस्तान टीम ने अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। सो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम खेल रहे हैं, चले अच्छी बात है। इससे पहले तो आपको होता पाकिस्तान की फुटबॉल नॉन एग्जिस्टेंट थी और पाकिस्तान टीम इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी नॉन एग्जिस्टेंट ही था। हमारे साथ मौजूद हैं हारून मलिक साहब जो कि चेयरमैन पाक फुटबॉल फेडरेशन के। आज मैच है, जाहिर है उम्मीदें तो अच्छी हैं, लेकिन क्या तैयारी है हमारी? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 2 में आया है जी। मुझे बहुत खुशी है कि सऊदी अरेबिया आ रहा है पाकिस्तान। ये एक वर्ल्ड कप प्लेइंग नेशन है, तो फर्स्ट टाइम एवर एक वर्ल्ड कप प्लेइंग नेशन पाकिस्तान आ रही है। आपको याद होगा कि जब हम अपने अवे गेम के लिए सऊदी अरेबिया गए थे तो हमने फुल टाइम तक 2-0 रोक के रखा था एंड ओवर टाइम में वी फाइनली लॉस्ट 4-0। सो इस दफ़ा टीम की तैयारी बहुत अच्छी है, हौसले बुलंद हैं एंड इंशाल्लाह वी होप वी विल सी अ बेटर रिजल्ट पिछली दफ़ा के मुकाबले में। एंड गेम डे पे कुछ भी हो सकता है, सो हर उम्मीद लगा के हम बैठे हैं। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा कि हमारे जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं वो आते हैं और वो खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इत्तलात थी कि बिल्कुल एक दिन पहले टीम को ज्वाइन किया, सो आपस में उनको साथ प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा। इज़ दैट सो? जो हमारे जो ज़ाहिर है हमारे जो दीगर मुल्कों से जो लड़के आ रहे हैं उनको वो यहाँ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि वहाँ बाकी लड़कों के साथ जलन हो सकें, प्रैक्टिस कर सकें मिलके? जी हाँ, ये जो सिलसिला होता है फुटबॉल का ग्लोबली, ये सारी दुनिया में इसी तरह चलता है। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने पब्लिक को इस तरह आगाह कर सकते हैं। तो दुनिया भर में जो प्लेयर्स हैं वो क्लब्स के लिए खेलते हैं और फिर फीफा विंडोज़ मुकर्रर होती हैं एक हफ्ते की, हर 2 से 3 महीने के बाद। तो क्लब्स अपने प्लेयर को फीफा विंडो से एक दिन पहले रिलीज़ करते हैं, प्लेयर्स नेशनल टीम्स को ज्वाइन करते हैं और फिर वो नेशनल टीम के लिए खेल के वापस अपने क्लब में चले जाते हैं। ये दुनिया भर का सिस्टम है और पाकिस्तान में भी जो हमारे प्लेयर्स क्लब्स के लिए खेलते हैं वो एग्जैक्टली हमें इसी तरह ज्वाइन करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान टीम ने अब तक कोई पॉइंट्स जो हैं वो हासिल नहीं किए। अब हमारे पास कितने चांसेस रह गए हैं कि हम कोई पॉइंट बना लें? एक तो मैच आज है, फिर एक मैच आज है और जैसे आपने जिक्र किया कि अगला मैच हमारा 11 तारीख को ताजिकिस्तान के खिलाफ है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ नोट करना है कि देखें, हम बहुत सालों से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं और ये पहली दफ़ा है कि हम राउंड 2 में एंटर हुए हैं, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। पाकिस्तान जो है ये बड़ी टीमों के साथ खेल रहा है एंड सो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्वालिटेटिव डिफरेंस, बट वी होप कि हम इस मैच में या ताजिकिस्तान वाले मैच में एक बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे एंड आई होप दैट वी कैन कम अवे। हम ये डिफरेंस कैसे कम करें हारून साहब? अब जाहिर है हम, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने कुछ डिफरेंस कम किया है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखें और क्या बेहतरी लाएं। फॉरेन कोच की भी बात हो रही थी, वो भी ही वाज देयर, एंड व्हाट एल्स डू वी नीड कि हम फुटबॉल के सीन में अपनी जगह बना सकें। और अब इतनी देर ना लगे, मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब इतना ही अरसा ना लगाएं आगे जाने के लिए। एग्जैक्टली एग्रीड। सो देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि नेशनल टीम का अपना खेलना होता है, उसके लिए हमने फॉरेन कोच भी किया है, ट्रेनिंग एंड फिटनेस भी है, डाइट है, हर चीज़ जो एक नॉर्मल टीम के लिए करनी होती है। एंड आई थिंक नेशनल टीम ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 1 में विक्ट्री भी दिलाई एंड अब हम राउंड 2 खेल रहे हैं, उसमें भी हम कारकर्दगी देख रहे हैं। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा ग्रास रूट फुटबॉल है उस पर एम्फेसिस दिया जाए ताकि हमारा टैलेंट उभर के सामने आए और उनको अच्छी कोचिंग मिले। इस सिलसिले में भी आपने यकीनन ये सुना ही होगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पिछले 1 साल में तकरीबन 2000 से ज़ायद ऑफिशियल मैचेस डोमेस्टिकली भी कराए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एंड हम वहाँ से नया टैलेंट भी लेके आ रहे हैं। तो एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह हर स्टेप पे काम हो रहा है।
चलिए इंशाल्लाह हर स्टेप पे काम हो रहा है, तो हम होपफुली उम्मीद करेंगे कि हर स्टेप पे इसी तरह काम जारी रहे एंड ऑल्सो बिकॉज अभी मैचेस भी जीतते रिसेंटली जाएं। जी हम अपने स्पोर्ट्स को बहुत इंकरेज करते हैं और ख़ासतौर पे वो वाले प्लेस जिन जैसे कि हॉकी में हम बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर यू नो कमिंग अराउंड और फुटबॉल एकदम से ज़रा सीरियसली लीग्स की भी बात हो रही है, आपको पता ही है कुछ इंटरनेशनल स्टार माइकल ओवन इज इन पाकिस्तान एज वेल, सो वो भी एक सिलसिला अलग चल रहा है। सो लेट्स सी किस तरह गेम जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। और पाकिस्तान फुटबॉल लीग की लॉन्चिंग भी हुई है और सिलसिले में कराची में मैच भी हुआ, ये लोग कल्यारी भी गए हुए थे, डॉल्मेन मॉल में भी एक हंगामा मचा हुआ था, लोग इनको देखने के लिए खड़े हुए थे। दिस स्पोर्ट व्हिच इज सो लव्ड इन पाकिस्तान, इसके बारे में अब कुछ किया जा रहा है, पीपल आर कमिंग अप, इसकी सीरियसनेस जो है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। नाइस, ओके, आज है मैच, पाकिस्तान का पहला मैच इन दिस वर्ल्ड कप अगेंस्ट डैलस में बहुत पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं, बहुत साउथ एशियन कम्युनिटी है और पाकिस्तानी सर्टनली अपने पहले मैच के लिए बहुत तैयार हैं। लग रहा है कि तैयार हैं। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है फैजान लखानी, वो तो पहले ही पहुंच चुके हैं ना डैलस, उन्होंने कहा मैं तो मतलब मैच तो होता ही है लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। उन्होंने हमारे लिए जरा माहौल रिकॉर्ड किया था ताकि हम दिखा सकें आप सबको कि क्या तैयारी चल रही है पाकिस्तानी फैंस की। दैट्स राइट, लेट्स वॉच। जब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और यूएसए का मैच यहाँ डैलस में होना है और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मैच में ग्रैंड प्राइज स्टेडियम को वैसा ही कर देंगे जैसे शायद कज़ाफी स्टेडियम हो, पिंडी स्टेडियम हो या नेशनल स्टेडियम हो। इन फैंस से बात करते हैं इन्हें पाकिस्तान टीम से क्या उम्मीदें हैं और कल के मैच के लिए इनकी क्या तवक्कुआत है। पाकिस्तान जीतेगा। कौन से प्लेयर से आपको लगता है कि बहुत अच्छा खेलेगा कल? बाबर आजम, रिजवान। अमेरिका में तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप लोग कितने एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तानी है उनको मौका नहीं मिलता। ये तो वन ऑफ द लाइफ टाइम है जो देखने मिल रहा है और बहुत अच्छा है कि टेक्सास में हुआ है और न्यूयॉर्क में भी हुआ है, तो आई थिंक वेर अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द यूएस टू ब्रिंग द ऑल द वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग हियर। सर मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा कल मैच, लेकिन इट्स नॉट गोना बी अ इजी मैच, इट्स अ मैच टू बीट। यूएसए फर्स्ट टाइम है, वो हंगरी है, दे नीड टू बीट पाकिस्तान, तो मेरे को ये लगता है कि इट्स गोना बी अ टाइट मैच, इट्स नॉट गोना बी अ वॉक इन द पार्क, यू नो। बिल्कुल, जिस तरह और ख़ास तौर पर जिस तरह पहले मैच में कनाडा के अगेंस्ट खेला है, आपको बेटा क्या लगता है कौन सा प्लेयर पाकिस्तान टीम का होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कल के मैच में? बाबर आजम। बाबर आजम, अच्छा वैसे आप किस तरह चीयर करने का इरादा रखते हैं कल पाकिस्तान टीम को? क्या किस तरह शोर मचाएंगे पाकिस्तान टीम के लिए कल? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। क्या आप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फैंस को ये उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान से अच्छे खेल की तवक्को है और इन फैंस का यही कहना है कि मैच चाहे डैलस में हो रहा हो बट वो यहाँ दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की सदाएं बुलंद करके पाकिस्तान को वही माहौल देंगे। न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान को यही माहौल देंगे, फ्लोरिडा में भी पाकिस्तान को यही माहौल देंगे कि उनको ये लगेगा कि हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई जोश तो है, वो तो नज़र आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन आई विश दे वर लाइक मोर सम वेमेन आल्सो देयर, क्योंकि ख़वातीन भी बड़ी फ़ैन होती हैं क्रिकेट की, आधा स्टेडियम तो उन्हीं से ही भरा होगा। एनीवे, अच्छा टाइम कम है, जल्दी से आपको बता दें कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, ये आपको खुशी होगी सुन के, मुल्क में महंगाई में नुमाया कमी आई है अपेरेंटली, और अदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में महंगाई जो है वो कितनी 38% से कम होकर 12% पर चली गई है। ये फील हुआ है वैसे 38 बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो सर्टनली आटे की कीमत कम हुई है और चीज़ों की कीमतों में भी फ़र्क पड़ा है। अप्रैल में इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र 17.34% पर था जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35%। अच्छा गोश्त की कीमत में भी कमी हुई है, आपको पता है आज़न जो बकरे का गोश्त है उसमें भी कमी आई है। गंदम तकरीबन 23% सस्ती हुई है, आटा 20.12%, फल और सब्जियाँ 8% तक सस्ती हुए हैं और हुकूमत सर्टनली इसका पूरा क्रेडिट ले रही है। भाई चलें, गुड बात है। माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं बिकॉज वी रियली वांट टू नो कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी भी कहाँ तक पहुँची है। सीपीआई के नए नंबर्स पर हुकूमत काफ़ी खुश है और इसे अपनी बड़ी कामयाबी भी बता रही है, तो आप बताएं कि क्या महंगाई में जो कमी आई है हुकूमती पॉलिसीज़ का ही नतीजा है या कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे?
बात तो हकीकत है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आया है। मतलब इन्फ्लेशन नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि कीमतें पिछले साल से कम हो गई हैं। पिछले साल मई में जो चीज़ 38% बढ़ी थी वो 38% के बाद कोई 12% बढ़ी है। तो जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है वो भी तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया है और मंथ ऑन मंथ तो नेगेटिव हो गया है। और ये इसमें रोल दो हैं मेरे ख्याल में। एक तो जो पिछली हुकूमत जो केयरटेकर हुकूमत थी और इस हुकूमत ने जो मॉनेटरी टाइटनिंग की है जिसका मकसद इन्फ्लेशन को कम करना होता है, स्टेट बैंक ने जो की है, एक तो वो सर फहरिस्त है। फिर जो हुकूमत ने कोशिश करके अपने फिस्कल साइड को मैनेज किया है, फिस्कल डिसिप्लिन को थोड़ा बेहतर किया है, वो है। और जो तीसरी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि कमोडिटी की प्राइसेस दुनिया भर में भी कुछ कम हुई हैं। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि रुपए की कदर कैसी चलती है। तो हमने ये देखा है कि रुपए की कदर पिछले एक साल में ना सिर्फ मुस्तहकम रही है बल्कि रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में गेन किया है। अच्छा सोहेल साहब, आवाम से बात की जाए, वो कहते हैं हमें तो कोई खातिर कमी नज़र नहीं आ रही, अशिया की कीमतों में शरह सूद पर भी बहुत बात हो रही है। तो अगर इंटरेस्ट रेट का कुछ नहीं होता तो CPI जो इन्फ्लेशन है इस कमी का कोई फ़ायदा होगा? आप क्या समझते हैं? चीज़ें तो महंगी हुई हैं मगर इसमें टेक्निकल जो इकोनॉमिस्ट देखते हैं और सेंट्रल बैंक भी देखता है और हुकूमत जिसका दावा कर रही है वो ये कि इंक्रीज़ में कमी हुई है। यानी 38% जो 100 से 138 हुआ वो 138 से मजीद 38% नहीं बढ़ा है, 12% बढ़ के 151 हो गया। इसलिए आवाम को महंगाई नज़र आ रही है मगर जो उसको प्योर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो महंगाई की रफ्तार कम हुई है। अब उसका हल आपने कहा कि आर्गुमेंट ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। अब देखिए इंटरेस्ट रेट टेक्निकली अगेन थोड़े से कम होने शुरू हो गए हैं। 22% के करीब हुआ करता था काइबोर, जो 21 के करीब आ गया है, 1% वो ऑलरेडी कम हो गया है। और 10 जून को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, हमें उम्मीद है कि उसमें इंटरेस्ट रेट कम होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ है। नाउ यू आर द बेस्ट जज टू टेल अस कि एक्चुअली कीमतें जो हैं वो कौन सी कीमतें हैं जो नीचे आई हैं, किस एवेन्यू में सब्जियों वगैरह की बात कर रहे हैं आप, गोश्त का भी बता रहे थे, कराए, बेकरी आइटम्स, दूध, तो ये चीज़ें आप बेहतरीन हमें बता सकते हैं। रोटी भी सस्ती हुई आपको पता है, बाकी जानवरों की कीमत का भी पता लग जाएगा जब लोग ज़रा ज़्यादा ईद के करीब मंडी जाएंगे। फिर कसाई जो चार्ज करेंगे उससे भी बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इसे टुमारो इंशाल्लाह। बाय।